नमस्कार दोस्तों, मैं उर्वेश कुमार आपके अपने YouTube चैनल हिंदी बाई यूबी में स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों आपने देखा होगा, इससे पहले हम 2 वीडियो बना चुके हैं, जिसमें पहले में मैंने आपको स्वर कराए थे और दूसरे वीडियो में जो कराया था वो स्वरों का वर्गीकरण कराया था कि जो स्वर हैं वो कैसे-कैसे बने, कहाँ से बने और किससे बोले जाते हैं, उनका उच्चारण स्थान भी आपको कराया था। यहाँ तक उम्मीद है कि आप लोगों को सभी लोगों को समझ में आया होगा अच्छे से। अब हम आगे अपनी क्लास कंटिन्यू करते हैं यहाँ से आगे के लिए। तो देखिए, जो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि जो वर्ड होते हैं, 1 मिनट रुकिए। जो वर्ड होते हैं, तो वर्ड को कितने में भागों में बांटा गया था? 2 भागों में बांटा गया था। कौन कौन से थे आपके? एक तो आपका था स्वर और दूसरे कौन से थे आपके? व्यंजन। जो स्वर होते हैं वो स्वतंत्र ध्वनि होते हैं, और व्यंजन होते हैं वो परतंत्र ध्वनि होते हैं। ये चीज़ मैंने आपको पहली वीडियो में बता दिया था। जो स्वरों पे हम चर्चा कर चुके हैं, तो आज हम जो चर्चा करेंगे वो किस पे करेंगे? व्यंजनों के बारे में। ठीक है, तो देखिए, जो व्यंजन होते हैं, अगर इनकी संख्याओं की बात की जाए, व्यंजनों की संख्या की बात की जाए कि व्यंजन कितने होते हैं, तो मैंने आपको बताया था कि टोटल आप देखते हो तो 41 होते हैं। उसके बाद जो मुख्य रूप से होते हैं वो आपके 33 होते हैं, और कहीं कहीं आपने पढ़ा होगा किसी बुक्स में कि 35 भी होते हैं। तो इसका क्या रीज़न है, ये चीज़ आप समझिए कि देखिए, जो सबसे पहले जो मूल व्यंजन थे, ऐसे मान लीजिए हम बोल सकते हैं मूल व्यंजन। जो मूल व्यंजन थे वो आपके 33 थे। उसके बाद 2 और जोड़ दिए गए थे, जिन्हें हम उत्क्षिप्त बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उत्क्षिप्त व्यंजन बोलते हैं। और तीसरा पार्ट आपका और होता है जिसे हम अन्य में जोड़ते हैं, जिसे हम बोलते हैं अन्य व्यंजन, या बोल सकते हो अन्य वर्ड या व्यंजन। अब देखिए, जो मूल व्यंजन थे आपके, तो मूल का मतलब होता है कि जो आपकी संस्कृत भाषा थी उसमें से जो आए थे, तो वो आपके मूल व्यंजन थे। तो जो मूल व्यंजनों की संख्या होती है, तो देखिए, स्पर्श होता है सबसे पहले। पहले होता है क्या? स्पर्श व्यंजन। दूसरे नंबर पे आपका आता है कौन सा? अंतस्थ व्यंजन। कौन सा आता है? अंतस्थ व्यंजन। और जो चौथे नंबर पे आपका होता है, सॉरी तीसरे पे, वो आपका होता है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन। अब यहाँ से देखिए कि जो स्पर्श व्यंजन होते हैं आपके, वो क से लेकर और म तक होते हैं। क से लेकर कहाँ तक होते हैं? म। जिसकी संख्या कितनी होती है? 25 होती है। एक बार फिर से सुनिए कि जो स्पर्श व्यंजन होते हैं वो होते हैं आपके 25, जो क से लेकर और म तक होते हैं। अंतस्थ व्यंजन आपके होते हैं 4। ये हम केवल आपको बेसिक बता रहे हैं, इस पे हम चर्चा डिटेल में आगे करेंगे। अभी जो आपके अंतस्थ व्यंजन होते हैं वो 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो यार अलावा होते हैं। और ऐसे ही आपके जो ऊष्म व्यंजन होते हैं वो भी कितने होते हैं? 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं आपके? श, स और ह होते हैं। तो देखिए, जब हम इनको सबको मिलाते हैं तो व्यंजन कितने बन जाते हैं आपके? 33 बन जाते हैं। जब हम उत्क्षिप्त व्यंजन की बात करते हैं, जो आपका अढ़ और ढ होता है, उससे आपके 2 बने थे। कौन कौन सा? एक तो था अढ़ और दूसरा क्या था? अढ़। तो जब इन दोनों को जोड़ दिया जाता है तो संख्या कितनी हो जाती है? 35 हो जाती है। अगर इनको नहीं जोड़ा जाता तो क्या कितनी हो जाती है? 33। अगर आपसे नॉर्मली पूछता है कि व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो केवल आपको आंसर देना है 33 होती है। क्योंकि ये दोनों जो होते हैं ये विकसित हुए हैं किसमें? हिंदी भाषा में। क्योंकि ये मूल भाषा में नहीं थी। जो मूल भाषा आपकी संस्कृत थी, तो उसमें ये दोनों नहीं थी, इसलिए इनको मूल व्यंजनों में नहीं जोड़ा जाता है। इनका जो विकास हुआ है वो किस में हुआ है? हिंदी में आके हुआ था। इसलिए इनको बोला जाता है विकसित बोल सकते हैं, उत्क्षिप्त बोल सकते हैं, द्विगुणी बोल सकते हैं। इसकी भी चर्चा हम आगे करेंगे। और ये अन्य वर्ड होते हैं, इसमें आपके कौन कौन से होते हैं? एक तो आपका होता है संयुक्त। कौन कौन से होते हैं? संयुक्त व्यंजन।
जिसमें आप क्षेत्रज्ञ और स्रव पढ़ते हैं, ये 4 होते हैं। और दूसरा होता है आपका अयोगवाह। अयोगवाह जो कितने होते हैं आप पढ़ा होगा, अंग और है, जिसे अनुस्वार और विसर्ग कहा जाता है। ये चीज आपको यहां तक समझ में आई होगी, उम्मीद करते हैं। नेक्स्ट देखिए, कल देखिए कमेंट में पूछा था कई लोगों ने कि सर जो अयोगवाह होते हैं तो आपके अनुस्वार और विसर्ग होते हैं, तो उसमें जो अनुस्वार होता है, 1 मिनट लगेगी, मैं आपको समझा देता हूँ दोबारा से, क्योंकि कई लोगों ने ये पूछा है। तो देखिए ये जो होता है इसको बोला जाता है अनुस्वार। क्या बोला जाता है? अनुस्वार। जो हम 2 बिंदी ऐसे करके लगाते हैं इसे बोला जाता है विसर्ग। देखिए ध्यान से सुनिए, 2 मिनट में आपको मैं समझाता हूं। तो इन दोनों को ही जो बोला जाता है वो बोला जाता है क्या? अयोगवाह। आपने क्वेश्चन ये पूछा था कि सर जो अनुस्वार होता है वो कितने वर्णों पे लगता है और जो विसर्ग होता है वो कितने वर्णों पे लगता है। तो देखो मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा यहाँ पे, जो अनुस्वार और विसर्ग होता है वो केवल स्वरों पे ही लगता है, न कि व्यंजन पे। एक बार फिर से सुनिए कि जो अनुस्वार और विसर्ग होते हैं ये केवल स्वरों पर लगते हैं, न कि व्यंजन पर। तो आपको पता है कि जो स्वर हैं वो कितने हैं आपके? स्वर कितने हैं? स्वर आपके 11 हैं। मैंने आपको बताया था उच्चारण की दृष्टि से या लेखन की दृष्टि से स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11 होती है। तो यहाँ पे देखिए जो अनुस्वार और विसर्ग होते हैं जिसे हम अयोगवाह कहते हैं, ये केवल स्वरों पर लगाए जाते हैं, न कि व्यंजनों पर। अब बात आती है कि सर जैसे हम लिखते हैं जंग, जैसे हमने लिखा जंग, तो देखो ये वाला जो हमने अनुस्वार लगाया है इसी को तो अनुस्वार बोलते हैं। ये क्या है आपका? अनुस्वार है। जब अनुस्वार लगाया है तो सर ये ज पे लगा है तो ये तो व्यंजन होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। देखिए जब हम इसको तोड़ेंगे तो यहां से हम क्या करेंगे? ज को निकाल देंगे अलग। जब हम जंग को तोड़ेंगे तो ज को निकाल देंगे अलग। उसके बाद देखिए जो अनुस्वार है तो इसको हम किसके ऊपर लगाएंगे फिर? अंग। जैसे हम अंग बोलते हैं, अंग है तो अंग के ऊपर। तो देखिए यहां पे ये किसके ऊपर लग गया? स्वर के ऊपर। तो आपको समझ में आ गया होगा कि जो अनुस्वार और विसर्ग होते हैं जो अयोगवाह बोले जाते हैं ये केवल 11 स्वरों पर ही लग सकते हैं, किसी भी व्यंजन पर नहीं लगते। यहां तक आपको सबको समझ में आ गया हो गया। देखिए यहाँ पे मैं एक चीज पॉइंट आपको और बता देता हूँ। यहाँ पे आपको मैं एक पॉइंट और बताता हूँ, अच्छे से समझिए। अनुस्वार और विसर्ग तो आपको समझ में आ ही गया होगा, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि ये कैसे लगता है, ये भी आप सुनिए। देखो जब हम कोई वर्ड लिख रहे होते हैं तो यहाँ पे ऐसे इसको खींचते हैं, इसे कहा जाता है सिरोरेखा। गौर से सुनिए, इसे क्या कहा जाता है? सिरोरेखा कहा जाता है, सिरोरेखा। और इसे जब हम ऐसे कर देते हैं तो इसको बोला जाता है खड़ी पाई। इसको बोलते हैं खड़ी पाई। जब किसी वर्ड के ऊपर जो रेखा खींची जाती है उसको बोला जाता है सिरोरेखा, और जो ऐसे करके हम खींच देते हैं डंडा, जिसे हम छोटा आका बोलते हैं, ये होता है आपका खड़ी पाई। तो देखिए जो आपका अनुस्वार होता है वो हमेशा यहाँ पे लगाया जाता है। गौर से सुनिए, ये चीज़ बहुत ही महत्वपूर्ण है और एग्जाम में पूछ भी लेता है चिन्हों के बारे में। तो मैं आपको 2 मिनट लगेंगे, आपको बहुत अच्छे से समझा दूंगा। कि देखो यहाँ पे जो लगाया जाता है इसे बोला जाता है अनुस्वार, और अनुस्वार हमेशा स्वर पे आता है, ये चीज़ सबको पता होगी। एक आपने देखा होगा कि जब कोई हम वर्ड लिखते हैं तो एक बिंदी हमने देखी है यहाँ पे आती है, और एक देखा होगा आपने यहाँ पे भी लिखी होती है, और एक देखी होगी जो यहाँ पे भी आती है। तो भाई इनका मतलब क्या है? क्या ये सभी अनुस्वार होते हैं? नहीं। तो आप गौर से इस चीज़ को समझिए कि जो वर्ड के ऊपर आता है उसे बोला जाता है अनुस्वार, जो स्वर के ऊपर होगा। ये वाला जो पॉइंट होता है इसको बोलते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि क वर्ग का जो 5वां वर्ड होता है जिसको हम अणा बोलते हैं, केवल यह इसी के आगे आता है पूरी वर्णमाला में। ये वाला जो पॉइंट होता है केवल ये किस में आता है? पंचमाक्षर किस में? लेकिन कौन से वर्ग के में? क के में। यानी क वर्ग का 5वां जो अक्षर होता है केवल उसी में इस बिंदी का प्रयोग किया जाता है पूरी वर्णमाला में।
ठीक है, तो आप इसको बोल सकते हो कि ब क वर्ग का 5वें अक्षर में इसका प्रयोग किया जाता है। अब देखिए जो ये वाला होता है, इसकी बात कर रहे हैं। जब हम ये वाला होता है तो आपने देखा होगा कि जो आपके उत्क्षिप्त मैंने अभी आपको बताया था, ड और ढ के बाद जो आता है यहाँ पे लगा होता है। देखिए अगर यहाँ पे हम अगर यहाँ पे हम केवल ऐसे लिखते हैं ड और हमने लिख दिया ढ, तो ये क्या है? ये देवनागरी के हो गए। किसके हैं? देवनागरी के हैं, यानी हिंदी भाषा के हैं, वर्णमाला के हैं। तो यहाँ पे जब हम इन दोनों को लिख देते हैं तो ये केवल देवनागरी के हैं, जिसमें 52 वर्ण होते हैं उसमें ये जोड़े जाते हैं। जो आपके अनुस्वार और जो आपके स्पर्श व्यंजन होते हैं उसमें इन दोनों को जोड़ा जाता है। जब हम इनके नीचे बिंदी लगा देते हैं ऐसे करके, ऐसे लगा देते हैं, तो जो ये वाला जो चिन्ह होता है, जो हम ऐसे इसको लगाए हैं वर्ण के नीचे, ये वाला चिन्ह, इसको बोला जाता है ताड़न जात चिन्ह। ताड़न जात चिन्ह। एक बार फिर से सुनिए कि जो ड और ढ होता है, इसके नीचे जब हम बिंदी लगा देते हैं तो ये कौन सा चिन्ह होता है? ताड़न जात चिन्ह होता है। और जब हम इनका लगा देते हैं बिंदी तो इनका उच्चारण भी बदल जाता है। वैसे हम इसको बोलते हैं ड और ढ, लेकिन जब इसके नीचे बिंदी लगा देंगे तो ये हो जाता है अड़। आगे आएगा अड़, और ये हो जाता है अढ़। फिर से सुनिए, जो ड और ढ होता है, जब हम इसके नीचे बिंदी लगा देते हैं तो इनका उच्चारण ही बदल जाता है, पूरा उच्चारण बदल जाता है। इसका हो जाता है अढ़ और इसको बोलते हैं अढ़। ठीक है, ये चीज़ समझिए। अब देखिए जो एक आपने देखा होगा कि वर्ण के आगे भी ऐसे बिंदी लगी होती है। जैसे आपने पढ़ा होगा तो जैसे क के आगे लगा होगा, ख के आगे आपको मिलेगा, ग के आगे मिलेगा, और एक ज के आगे मिलेगा, और एक फ के आगे मिलेगा। फिर से सुनिए, जो ये वाला पॉइंट होता है, तो जब आप पढ़ रहे होते हैं तो आपने देखा होगा कि जो क ख ग ज और फ होते हैं, 5 वर्ण, इनके आगे आपको ये वाला पॉइंट रखा हुआ मिलेगा। तो जो ये वाला पॉइंट होता है आगे, इसको बोला जाता है नुक्ता। फिर से सुनिए, ये पूछ लेता है यहाँ से कि कौन से वर्ण में नुक्ता का प्रयोग हुआ है। तो केवल 5 वर्ण हैं ऐसे जिसमें नुक्ता का प्रयोग किया जाता है, क ख ग ज और फ। अब बात आती है कि सर ये तो वर्णमाला में है ही नहीं। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि जो ये वाले वर्ण हैं, ये हैं अरबी फारसी के। किसके हैं? अरबी फारसी के वर्ण हैं जो आपकी वर्णमाला में आए हैं, तो अरबी फारसी से आए हैं। इसलिए अब देखिए मैंने एक साथ क्यों लिखा है अरबी फारसी, क्योंकि इनकी जो लिपि है वो अरबी लिपि है, अरबी की और फारसी की, तो इसलिए इन दोनों को एक साथ लिखा जाता है, अरबी और फारसी। जो वर्णमाला में आए हैं क फ ख ग ज और फ, जो आपके अरबी भाषा के हैं, इन्हीं को बोला जाता है ग्रहीत। आप बोल सकते हो ग्रहीत ध्वनि। आपसे एग्जाम में पूछ लेता है, यहाँ से क्वेश्चन बने हैं कई बार। ऐसे फ दे देगा, नीचे पॉइंट लगा देगा, और आपके वर्णमाला के जो व्यंजन है वो लिखे होंगे। आपसे पूछेगा कि ग्रहित व्यंजन या ग्रहित ध्वनि कौन सी है। तो जिसके नीचे आपको देखो क ख ग ज और फ, केवल 5 वर्ण ऐसे हैं जो अरबी फारसी से आए हुए हैं और कौन सी भाषा में? अपने वर्णमाला में लिखे जाते हैं, इसलिए इनको बोला जाता है ग्रहित ध्वनियाँ, या आप बोल सकते हो ग्रहित वर्ण। ये तो मैंने आपको केवल इन पॉइंटों के बारे में बताया है। इसे क्या बोलते हैं? अनुस्वार बोलते हैं। ये वाला जो होता है क वर्ग का 5वां वर्ण होता है, उसके आगे लगता है केवल। और अनुस्वार कितनों पे लगता है? अनुस्वार आपका 11 स्वरों पे लगता है। ये वाला जो होता है ये केवल 2 पर लगता है। फिर से सुनिए, ये केवल 2 वर्णों पर ही लगता है, एक आपका ड़ और ढ पे। और ये वाला जो होता है इसे बोला जाता है नुक्ता। इसे क्या बोलते हैं? नुक्ता बोलते हैं, जो अरबी और फारसी पे लगाया जाता है, जिसे हम ग्रहित ध्वनियाँ कहते हैं। ये चीज़ यहाँ तक सभी को समझ में आई होगी। अब हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं आपके व्यंजन, क्योंकि स्वरों पे हमने चर्चा कल कर ली थी, पिछला वीडियो था उसमें। अब जो बात करेंगे हम वो किस पे करेंगे? व्यंजनों पे। व्यंजनों के बारे में मैंने आपको बता दिया है।
व्यंजनों के बारे में मैंने आपको बता दिया है कि व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, तो 33 होती है। ये चीज़ सबको आपको समझ में आ गई होगी कि 33 कौन कौन सी होती है। कौन कौन सी होती है? स्पर्श व्यंजन क से लेकर माँ तक, उसके बाद आपका आता है अंतस्थ व्यंजन, उसके बाद ऊष्म व्यंजन। टोटल आप जोड़ोगे तो कितने हो जाएंगे? 33 हो जाते हैं। ठीक है, अब बात आती है व्यंजनों का वर्गीकरण। गौर से देखिए, व्यंजनों का वर्गीकरण। हम बात किस पे कर रहे हैं? व्यंजनों का वर्गीकरण। और व्यंजन आपको पता ही है व्यंजन कैसे होते हैं। व्यंजन एक परतंत्र ध्वनि होती है जो स्वर की सहायता से बनाई जाती है। और स्वर, अधिकांश स्वर कौन सा होता है आपका? अ। अगर आप व्यंजन में से अ को निकाल दोगे, मान लीजिए मैंने लिखा क, मैंने लिखा च, मैंने लिखा ज, ये सब क्या हैं? ये सब व्यंजन हैं। अगर व्यंजन में से स्वर को निकाल दिया जाए, फिर से सुनिए, अगर व्यंजन में से स्वर को निकाल दिया जाए तो जो उसका रूप होता है वो एक हलंत के साथ हो जाता है। फिर से सुनिए, जो इसका रूप होता है वो कैसा हो जाता है? हलंत के साथ हो जाएगा। क्योंकि जब हम इसमें से निकालेंगे तो क हमने निकाल दिया, क से जो बाद में क्या बचा? अ। जब हम अ को हटा देंगे तो व्यंजन कैसा हो जाएगा? हलंत के साथ हो जाएगा। कोई भी वर्ड जब अधूरा कब होता है? जब वो हलंत के साथ होता है, तो वो आधा वर्ड होता है हमेशा। ये चीज़ आप अच्छे से सुनिए कि जो आधा वर्ड होता है वो हलंत के साथ आता है हमेशा। अगर उसमें से व्यंजन में से स्वर को निकाल दिया जाए तो वो कैसा हो जाता है? हलंत के साथ। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि जो व्यंजन होता है उसे बनाने के लिए स्वर की आवश्यकता होती है। फिर से सुनिए, जो व्यंजन होता है वो एक परतंत्र ध्वनि होती है, उसे बनाने के लिए किसी न किसी स्वर की आवश्यकता होती है। तो अब हम बात करेंगे व्यंजनों के वर्गीकरण पे। देखिए, जो व्यंजनों का वर्गीकरण हम करेंगे तो जो सबसे पहले होता है वो होता है आपका स्पर्श व्यंजन। कौन सा होता है? स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन होता है। देखिए, जब हम स्पर्श व्यंजन की बात करते हैं तो स्पर्श व्यंजन की डेफिनेशन क्या होती है कि जो आपके स्वर यंत्रियाँ होती हैं, या आप बोल सकते हो जो हंसी हम बोलते हैं, तो जो स्वर यंत्रियों को जो स्पर्श करके आते हैं उसे स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। स्वर यंत्री कौन कौन सी है आपकी? तो सबसे पहले जो आपकी होती है, गौर से सुनिए, जो सबसे पहले होती है वो होती है आपकी कंठ। उसके बाद आपका क्या आता है? तालु। उसके बाद आपका क्या आता है? मूर्धा। फिर होता है आपका दंत। फिर उसके बाद होता है क्या? ओष्ठ। फिर से सुनिए कि सबसे पहले जो होता है आपका कंठ, फिर मूर्धा, कंठ, फिर उसके बाद तालु, फिर मूर्धा, फिर दंत, फिर ओष्ठ। देखिए, सबसे पहले, देखिए मैं आपको चिन्ह बना के समझाता हूँ। जैसे ये आपका मुख है, तो यहाँ पे जो होता है आपका, यहाँ पे, तो आप इसको क्या बोलोगे? कंठ है ये, कंठ। कंठ के ऊपर आपने देखा होगा कि ऐसे करके एक लटक रहा होता है, जो जिसको हम काकल्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? काकल। और जो ये वाला पार्ट होता है आपका, ये होता है आपका तालु। और जो यहाँ पे होता है मसूड़ों के जस्ट बगल में, इसे बोला जाता है क्या? मूर्धा। और ओठ आपको पता ही है। फिर उसके बाद होते हैं आपके दंत। यहाँ पे आपके दंत हो गए। इसके बाद जो हैं आपके क्या हैं? ओष्ठ। तो ये चीज़ समझिए अच्छे से कि सबसे पहले जो आपका होता है कंठ, ये क्रम आप याद कर लीजिए। सभी लोग याद कर लोगे तो स्पर्श व्यंजन बनाने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो सबसे पहले जो होता है कंठ, उसके बाद होता है आपका तालु, उसके बाद होता है मूर्धा, उसके बाद होता है आपका दंत, और उसके बाद क्या होता है आपका? ओष्ठ। फिर से सुनिए, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ। कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ। तो आपको पता है स्पर्श व्यंजन कौन से होते हैं? स्पर्श व्यंजन वह होते हैं जो आपके, जिनका उच्चारण करते समय जो हमारी कंठ जो यंत्रियां हैं उनको स्पर्श करें, उसे क्या कहा जाता है? स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। तो जो स्पर्श व्यंजन मैंने आपको बताए थे कितने होते हैं? 25 होते हैं। कितने होते हैं? फिर से सुनिए,
स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 25 होती है। कैसे होती है कि देखो, आपने पढ़ा होगा, सबसे पहले होता है क वर्ग, फिर होता है च वर्ग, फिर होता है आपका ट वर्ग, फिर होता है त वर्ग, उसके बाद कौन सा होता है आपका प वर्ग। देखिए, क च ट त प कौन से वर्ग होते हैं? 5 वर्ग होते हैं आपके। जो पहला वर्ग होता है वो कौन सा वर्ग है? क वर्ग। दूसरा कौन सा है? च वर्ग। तीसरा ट वर्ग। चौथा आपका क्या होता है? त वर्ग। और पांचवा कौन सा होता है? प वर्ग। एक बार सुनिए फिर से कि स्पर्श व्यंजनों कितने होते हैं? 25 होते हैं। क च ट त प 5 वर्ग। पांचों वर्ग में 5 5 ही वर्ण होते हैं। जैसे क ख ग घ य अग, च छ ज झ य, ट ठ ड ढ र। तो ये मैं आपको अभी लिख भी देता हूँ। लेकिन देखिए, यहाँ पे एक चीज़ और समझिए कि जो स्पर्श व्यंजन हैं वो आपके कितने हैं? 5 वर्ग में 5 5 वर्ण 5, तो कितने हो गए? 25 हो गए। जब ये वर्गों में हैं, किसमें हैं? वर्गों में हैं, तो इन्हीं का दूसरा नाम और होता है एक, जिसे हम क्या बोलते हैं? जिसे बोलते हैं वर्गीय वर्गीय व्यंजन, या बोल सकते हो वर्गीय वर्ण। कौन से होते हैं ये? वर्गीय व्यंजन या वर्गीय वर्ण। क्यों होते हैं? क्योंकि इनका एक ग्रुप बना हुआ है जिसमें ये एक वर्ग बनाते हैं। 5 वर्ग, पांचों के अक्षर। अब देखिए कि जो सबसे पहले होता है आपका, मैं आपको लिख के बता देता हूं, क ख ग घ और ग। दूसरा आपका होता है च छ ज झ और य। फिर ट ठ, फिर आपका होता है ड ढ अड़ त थ द ध और न। एक होता है आपका प फ ब भ और म। अब ये देखिए कि 5 वर्ग हैं आपके, पांचों वर्ग में 5 5 वर्ण हैं आपके। यहाँ पे देखिए 5 5 वर्ण हैं। ये कितने हो गए टोटल? 25 होते हैं। कितने होते हैं? 25 होते हैं। मैंने देखो अभी यहाँ पे आपको बताया था कि जो आपको यहाँ पे मैंने बताया था कि वर्ण के आगे जो बिंदी लगाई जाती है वो केवल क वर्ग के 5वें वर्ण पर ही लगाई जाती है। फिर से सुनिए, क वर्ग के 5वें वर्ण पर ही लगाई जाती है। अब देखो, मैं यहाँ पे आपको 2-3 पॉइंट हैं वो आपको क्लियर करता हूँ। देखिए, आप इस चीज को देखिए, च से लेकर और झ तक, गौर से सुनिए। ये देखिए, इसका कलर चेंज कर देता हूं। देखिए, च से लेकर झ तक, इनको बोला जाता है स्पर्श संघर्षी व्यंजन। स्पर्श संघर्षी व्यंजन क्या बोला जाता है? स्पर्श संघर्षी व्यंजन। क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये होते हैं जो स्पर्श संघर्षी व्यंजन, जो आपके च छ ज और ज हैं, ये दो को टच करते हैं। जब इनको हम बोलते हैं, ये जो बांगांक होते हैं दोनों, तो एक स्पर्श जीव को करेगा तो दूसरा तालु को, मतलब दोनों एक साथ टच करते हैं। तो इन लिए इनको बोला जाता है स्पर्श संघर्षी व्यंजन। और दूसरा देखिए आपको कि जो आपने पढ़ा होगा स्टार्टिंग में, आपने देखा होगा एग्जाम में पूछता है, ऐसे करके एक वर्ड बना होता है ऐसे। गौर से देखिए, ऐसे जो एक वर्ड बना होता है और आपसे पूछता है कौन सा वर्ड है, ये अमानक वर्ड है। तो देखिए, जो आपकी वर्णमाला होती है, जो आपकी वर्णमाला है, वो एक देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। तो देवनागरी जो लिपि होती है उसका एक भाषा का मानक रूप होता है। क्या होता है? मानक रूप दिया गया है, जिसे हम बोलते हैं क्या? मानक रूप। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। क्या है? एक मानक रूप होता है। जो हमारी देवनागरी जो लिपि है और जो हम भाषा है जिससे हम वर्णों को पढ़ रहे हैं, वो एक मानक वर्ण है। मानक वर्ण के आधार पर पढ़ रहे हैं। लेकिन जो ये वाला होता है, ये पहले झ हुआ करता था, जिसे हम, देखिए ये वाला जो ज और झ है, पहले क्या था? ये इस प्रकार से लिखा जाता था। लेकिन अब क्या हुआ, इसकी मान्यता को यहाँ से हटा दिया गया।
तो जब जो हमारे मानक था उसमें ये क्या लगा दोगे आप, अमानक। जब आपसे पूछेगा कि अमानक कौन सा होता है, तो देखिए अब ये कौन सा है, अमानक। अगर आपसे एग्जाम में पूछता है कि कौन सा वर्ड अमानक है, तो इस प्रकार जो लिखा होता है झ, वो कैसा होता है, अमानक होता है। ये चीज़ यहाँ तक सभी को समझ में आई हो। अब देखिए मैं आगे बढ़ता हूँ यहाँ से। ये आपने लिख लिया होगा वर्गीय व्यंजन, और यहाँ पे लिख लिया स्पर्श व्यंजन। तो अब देखिए यहाँ से इनका जो उच्चारण स्थान होता है हम उस पर बात करेंगे कि जो उच्चारण स्थान होता है वो क्या होता है। मैंने आपको बताया था कि जो सबसे पहले होता है वो क्या होता है, कंठ। उसके बाद क्या होता है, तालु। उसके बाद क्या होता है, मूर्धा। उसके बाद आपका होता है दंत, और लास्ट में क्या होता है, ओष्ठ। तो देखिए हम केवल यहाँ पे ये आप चीज़ आपको समझ में आ गई है तो मैं इसको साफ कर देता हूँ। केवल आप वर्गों को याद रखिए, क, च, ट, त और प वर्ग। इसे हम यहाँ से हटा देते हैं, इसे हम यहाँ से हटाएंगे पहले, उसके बाद हम आपको लिख के दिखाते हैं। देखिए अब देखिए जो क वर्ग होता है, एक तो आपके हो गए वर्ग, दूसरा आप देखोगे कि ये किसके टच करता है, जो इसका उच्चारण स्थान होता है। आप बोल सकती हो कि स्पर्श व्यंजनों का उच्चारण स्थान, स्पर्श व्यंजनों का उच्चारण स्थान। हम बात कर रहे हैं जो स्पर्श व्यंजन होते हैं आपके 25, इनके उच्चारण स्थान क्या होते हैं। तो देखिए उच्चारण स्थान में आपको बताया गया है कि जो क वर्ग होता है, आपको क्या करना है कि आपको केवल ये वाला सीरीज याद रखना है कि जो सबसे पहले होता है वो कंठ होता है, उसके बाद जो होता है वो क्या होता है, तालु होता है, उसके बाद जो होता है वो क्या होता है, मूर्धा, उसके बाद होता है दंत, और सबसे ऊपर जो होगा वो होगा क्या, आपका ओष्ठ। एक बार फिर से सुनिए कि जो सबसे पहले कंठ, फिर तालु, फिर मूर्धा, फिर दंत, उसके बाद क्या है आपका ओष्ठ। कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ। तो जिसे हमारा जब हम क वर्ग बोल रहे हैं, तो जो हम क, ख, ग, झ यहाँ बोलते हैं, तो जिसे ये टच करेगा, यानी जिसे घर्षण करते हुए जो हवा हमारे फेफड़ों से निकलती है, तो जिस चीज को ये घर्षण करते हुए बाहर निकालेगी या जिसे स्पर्श करके आएगी, उसी को क्या बोला जाएगा, आपका स्पर्शी व्यंजन। तो जो सबसे पहले होता है, तो देखिए क वर्ग, तो क वर्ग मैंने आपको बताया था क, तो सबसे पहले आप देखिए किसे टच करेगा, यहाँ पे हम लिख सकते हैं उच्चारण स्थान, उच्चारण स्थान। तो यहाँ पे बोल सकते हैं कि ये वर्ण हैं, तो कौन से वर्ण हैं, ध्वनि या वर्ण बोल सकते हैं। तो आपको देखो दोनों चीज़ों में से एक चीज़ समझ में आ जानी चाहिए बस। जो कंठ है उसे क्या बोला जाता है, कंठ है ध्वनि, ध्वनि की बात की जाएगी यहाँ पे, ध्वनि या वर्ण। जो कंठ को टच करेगी कंठ ध्वनि, जो तालु को टच करेगी वो तालव्य ध्वनि, और जो मूर्धा को टच करेगी मूर्धन ध्वनि, जो दंत को टच करेगी वो दंतव्य ध्वनि, जो ओठ को टच करेगी वो ओष्ठ्य ध्वनि। तो जो हमारा देखिए क है, हम बोलते हैं क, क, ख, ग। जब हम क ख बोलते हैं, देखो यहाँ पे आप अपने कंठ होता है यहाँ पे, तो आप इसको ऐसे उंगली लगाओगे तो देखो आवाज़ नहीं निकलेगी। प्रैक्टिस करके देखना, यहाँ दबाने के बाद आवाज़ नहीं निकलती है। तो आप बोलोगे जब क क ख बोलते हो तो आवाज़ कहाँ से आ रही है, कंठ से। किसको टच कर रहा है ये, कंठ को। तो कौन सी ध्वनि हो गई, कंठव्य ध्वनि। कौन सी ध्वनि हो जाएगी ये, कंठव्य ध्वनि। आपसे पूछता है किसी स्थान को टच करती है, तो कंठ को करती है, और ध्वनि कौन सी है, तो कंठव्य ध्वनि है। ऐसे देखिए च, बोल के देखिए आप, च छ। जब हम च और छ बोल रहे होते हैं, तो जो जीभ है वो हमारा ये वाला पार्ट होता है वो ऊपर टच करने लगता है। जीभ का कौन सा भाग, ये वाला पार्ट ऊपर टच करने लगता है। और आपको पता है कि यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे होती है आपकी तालु। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, तालु। और ध्वनि कौन सी हो जाएगी, तालव्य ध्वनि। कौन सी, तालव्य ध्वनि। ऐसे देखिए ट, अब जब बोलोगे ट ठ ड ढ ट, देखो जब हम ट बोल रहे होते हैं ट, तो जो हमारी जीभ है वो ऊपर आ जाती है, कहाँ पे, मूर्धा के पास में।
जो ऊपर वाले आपके दांत हैं उनके जस्ट पीछे आती है। आप बोल के देखिए ट, जब हम ट बोलते हैं ट ठ, तो जो जीभ होती है वो ऊपर वाले दांतों के जस्ट पीछे आती है, और जस्ट पीछे ऊपर होता क्या है, मूर्धा। तो ये कौन सा है, ट वर्ग मूर्धा। मूर्धा, तो ये ध्वनि कौन सी हो जाएगी, मूर्धन्य ध्वनि। कौन सी ध्वनि हो जाएगी बेटा, मूर्धन्य ध्वनि। गौर से सुनिए। तीसरा देखिए त, जब हम तब बोल रहे हैं त थ द, तो जो हमारे जो स्पर्श कर रहा है वो किसे कर रहा है, त। तब बोलते ही हमारे दांतों के बीच में आ जाती है जीभ त, जो ऊपर वाले दांत हैं दांतों के पास पहुंच जाती है हमारी जीभ, त थ द। आपने देखा होगा कि जो बुजुर्ग लोग होते हैं उनके दांत निकल जाते हैं, वही बुढ़ापे में दांत तो टूट ही जाते हैं, निकल ही जाते हैं सब। तो जो दांत निकल जाते हैं, तो जब उनसे त बुलवाओगे आप, त वर्ग बुलवाओगे, तो वो बोल नहीं पाएंगे, क्योंकि जो हवा निकलेगी फेफड़ों से वो स्पर्श नहीं कर पाएगी दांतों को, तो हवा सीधे सीधे डायरेक्ट बाहर निकल जाएगी। जब दांत उसको रोक ही नहीं पाएंगे तो हवा सीधी बात बाहर निकलेगी नहीं निकलेगी। तो वहाँ पे जो होता है कि जो त को स्पर्श करता है उसे बोलते हैं क्या, दंत। तो यहाँ पे आप कर सकते हो त वर्ग जो होता है वो होता है दंत। तो इसको जो ध्वनि बोलेंगे वो कौन सी होगी, दंतव्य ध्वनि। कौन सी ध्वनि होगी बेटा, दंतव्य ध्वनि, दंतव्य ध्वनि होगी। अब देखिए नेक्स्ट आपका आता है प वर्ग। जब आप बोलोगे प फ ब भ, अब देखिए प, प बोलते ही आपको समझ में आ गया कि जो हमारे ओठ हैं वो दोनों टच कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। प वर्ग बोलते ही प फ, तो जो ओठ टच कर रहे हैं, अगर हम अपने ओठों को टच ना करें तो आप प वर्ग नहीं बोल सकते। प्रैक्टिस करके दीजिए, शीशा के सामने खड़ा हो जाना, मिरर के सामने, और फिर प्रैक्टिस करके देखना। जब आप प बोलोगे या फ बोलोगे, प वर्ग किसी को भी बोलोगे, तो आप बोल नहीं सकते जब तक आपके टच नहीं होंगे वो ओठ आपस में, तब तक आप प वर्ग नहीं बोल सकते। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ओष्ठ, ओष्ठ हो जाएगा। तो ध्वनि कौन सी हो जाएगी आपकी, ओष्ठ ध्वनि। एक बार फिर से सुनिए, मैं आपको 1 मिनट में बताता हूं, केवल आप ये याद कर लीजिए, कंठ तालु मूर्धा दंत और ओष्ठ कितने हैं, कंठ तालु दंत मूर्धा और ओष्ठ, कंठ तालु मूर्धा दंत और ओष्ठ। नीचे से तो आप ये वाला क्रम चलाइए, नीचे से ले जाइए, कंठ से कंठ तालु मूर्धा दंत ओष्ठ, कंठ तालु मूर्धा दंत और ओष्ठ। अब यहाँ पे आपको पता है कि जो क वर्ग से लेके प वर्ग होता है, तो क च ट त प, यहां से आप ऊपर से आइए। केवल आपको कुछ नहीं करना, याद नहीं हो रहा है आपको तो सबसे शॉर्ट तरीका, पहले आप एक केवल नीचे से सीरीज याद करोगे, नीचे से सीरीज याद करिए, कंठ, उसके बाद आपका क्या आता है तालु, उसके बाद मूर्धा, मूर्धा के बाद दंत, दंत के बाद आपके क्या हो जाते हैं, ओष्ठ। अब यहां से क्या करना है आपको कि क से लेकर क च ट त प, 5 आपके वर्ग हैं, तो यहाँ पे आपको नीचे आना है, तो यहाँ से उसी क्रम से चलना है। तो सबसे पहले लिखेंगे क्या, कंठ, उसके बाद तालु, उसके बाद मूर्धा, उसके बाद दंत, उसके बाद ओष्ठ। आप प्रैक्टिस करना एक बार कि कंठ तालु मूर्धा दंत ओष्ठ, नीचे से क्रम चलना है, और इधर से जो आपको चलना है तो यहाँ से ऊपर से नीचे की तरफ आना है, कंठ तालु मूर्धा दंत और ओष्ठ। क वर्ग किससे बोला जाता है, कंठ से। च वर्ग किससे बोला जाता है, तालु से। ट वर्ग मूर्धा से, त वर्ग दंत से, प वर्ग ओष्ठ से। ये चीज़ आपको समझ में आएगी उम्मीद करते हैं। देखिए आप हमारे साथ ऐसे जुड़े रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए जिससे कि लोग जुड़ पाएँ। और जैसे ही आप जैसे सब लोग हो जाओगे करीब, सब्सक्राइब के लिए 1000 कम से कम चाहिए, तो उसके बाद ही आपकी लाइव क्लास हो पाएगी। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग जल्दी से जल्दी सब लोगों को शेयर करेंगे, सब लोगों को जोड़ेंगे, तो जिससे कि लाइव क्लास आपकी आना स्टार्ट हो जाए। थैंक यू।